नारायण राजू जी, आचार्य SVSS नारायण राजू जी मुख्य वक्ता के रूप में अपना इस राष्ट्रीय वेबिनार का गरिमा बढ़ाने के लिए आज इस मंच पर आए हैं। इनका परिचय देना मैं सौभाग्य समझती हूँ। SVSS नारायण राजू जी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के डीन प्रोफेसर हैं। उनके पिताजी का नाम है एस कृष्णम राजू जी हैं। महोदय नारायण राजू सर जी ने प्रथम श्रेणी में BCom MA आंध्रा विश्वविद्यालय के द्वारा प्रथम श्रेणी में पास होकर PhD डिग्री भी वहीं पर प्राप्त कर लिए हैं। इनका अध्यापन कार्य सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में हुआ था। प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष के रूप में हो रहे थे। और एक खासकर मुख्य बात यह था कि 2010 से 2012 तक 3 सालों तक संदर्श आचार्य के रूप में बल्गेरिया के सोफिया विश्वविद्यालय में संदर्श आचार्य रूप में रहे थे। इनके निर्देशन में 16 PhD डिग्री, MPhil 77 MPhil डिग्री हुए हैं। कुल मिलकर 85 शोधार्थ अपने शोध कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किए हैं। लेखन कार्य 16 हिंदी कविताएं, 2 तेलुगु कविताओं का रचना हुए हैं। तेलुगु से हिंदी में 5 कवितानुवाद और हिंदी से तेलुगु में 1 कवितानुवाद हुए हैं। और इनके द्वारा जो महोदय राजू सर जी के द्वारा प्रकाशित पुस्तकें हैं। 2013 में लेखनी प्रकाशन के द्वारा मोहन राकेश के नाटकों में वस्तुगत प्रयोग और लेखनी प्रकाशन नई दिल्ली के 2014 में मूल्यान्वेषक कवि डॉक्टर धर्मवीर भारती एकेडमिक प्रतिभा नई दिल्ली 2015 में मोहन राकेश के व्यक्तित्व एवं रचना और रंगमंच के नाटककार मोहन राकेश 2016 में प्रकाशित हुए हैं। इनके 220 से भी अधिक शोध आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। हिंदी कृषक के संपादक के रूप में काम किए संपादक हैं। पद्म भूषण डॉक्टर मोदूरी सत्यनारायण जन्मशती विशेषांक के सह संपादक के रूप में हैं। बहुव्रीहि पत्रिका के संपादक के रूप में 2013 से लेकर 2016 तक रहे हैं और पूर्ण कुंभ और स्रवंती पत्रिकाओं के सह संपादक के रूप में रहे हैं। आकाशवाणी में 25 हिंदी वक्तव्य, 5 तेलुगु वक्तव्य कर चुके हैं। 27 से भी अधिक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों में विषय विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित हैं। कई विश्वविद्यालयों में शोध अधिनिर्णयक थे। कई विश्वविद्यालय में पाठ्य समिति के सदस्य भी रहे हैं। और एक मुख्य बात है कि तिरुमला तिरुपति ब्रह्मोत्सव में हिंदी व्याख्याता के रूप में भी थे। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा तेलुगु भाषी हिंदी युवा लेखक पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। और मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के साहित्य श्री अखिल भारतीय साहित्य कला के द्वारा सम्मानित किए गए हैं। सम्मेलन पुरस्कार हिंदी साहित्य सम्मेलन उत्तर प्रदेश के राज्य के द्वारा 2008 में पुरस्कृत किया गया है। इन महान वक्ता और लेखक को मैं परिचय देना मैं सौभाग्य मानती हूँ, क्योंकि इस महान व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ है, लेकिन मैं थोड़ा ही संक्षिप्त परिचय आपको दे रही हूँ। अब मैं अनुरोध करती हूँ कि प्रोफेसर SVSS नारायण राजू सर जी को अपना प्रसंग के द्वारा अपने इस सशक्तिकरण का संदर्भ आधुनिक कथा साहित्य के बारे में अपने विचार को
प्रस्तुत करने के लिए। अब मैं मेरे भाषण को विराम देती हूँ। हेलो सर, कंटिन्यू। सबसे पहले मैं सबको नमस्कार कहता हूं और आज एसवीडी शासकीय महिला महाविद्यालय निरदवुलु और श्रीमती कंदुकूरी राज्यलक्ष्मी महिला महाविद्यालय राजमहेंद्रवरम, इन दोनों के तत्वावधान में आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार, इसका शीर्षक है स्त्री सशक्तिकरण का संदर्भ आधुनिक हिंदी कथा साहित्य। इस संगोष्ठी के आयोजन के लिए दोनों महाविद्यालयों के प्राचार्यगण और दोनों महाविद्यालयों के हिंदी विभाग के अध्यक्ष और हिंदी अध्यापक और खासकर सभी लोग, मैं नाम से इसीलिए नहीं कहना चाहता हूँ सबको, मैं सबसे पहले मुझको एज ए रिसोर्स पर्सन के रूप में मुझको आमंत्रित किया है, मैं इसके लिए धन्यवाद अदा करता हूं। इसके साथ साथ आज का जो विषय है स्त्री सशक्तिकरण का संदर्भ और हिंदी कथा साहित्य या आधुनिक हिंदी कथा साहित्य, मैं आज अपने जो वक्तव्य के लिए मैं चुना हूं कथा साहित्य के अंतर्गत हिंदी उपन्यास और कहानी। तो मैं आज उपन्यासों को केंद्र में रखकर मैं अभी चर्चा करने जा रहा हूं और आज का विषय है स्त्री सशक्तिकरण का संदर्भ और आधुनिक हिंदी उपन्यास। क्योंकि मैं हिंदी उपन्यास को आगे श्रीनिवास राव जी हैं, डॉक्टर श्रीनिवास राव जी आगे कहानी पर विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले यहाँ स्त्री सशक्तिकरण, एक जमाने में हम क्या कहते थे, नारी चेतना, स्त्री चेतना कहते, बाद में नारी विमर्श, स्त्री विमर्श, अब इसी को आगे हम नारी सशक्तिकरण या स्त्री सशक्तिकरण मतलब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले नारी या स्त्री से संबंधित कुछ प्राथमिक चीजें मैं संक्षेप में बताने के बाद हम स्त्री सशक्तिकरण के संदर्भ में अलग अलग उपन्यासों को ध्यान में रखकर उससे संबंधित विभिन्न विषयों के बारे में आगे मैं चर्चा करने जा रहा हूं। हम सब जानते हैं स्त्री क्या कहते हैं, बिल्कुल साक्षात शक्ति है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से भी आगे एक शक्ति है, वो बिल्कुल शक्ति माना जाता है। सृष्टि के विकास क्रम में उसका महत्वपूर्ण स्थान है। वह सौंदर्य, दया, ममता, भावना, संवेदना, करुणा, क्षमा, वात्सल्य, त्याग एवं समर्पण की प्रतिमूर्ति माना जाता है। माना जाता है क्या है, इन्हीं गुणों के कारण उसे देवी कहा जाता है। आमतौर पर हम हमेशा सुनाते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका मतलब ये है कि जहां स्त्री का मान सम्मान होता है वहीं पे देवताओं का वास होता है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक भारतीय स्त्रियों की स्थिति में काफी उतार चढ़ाव आए। पहले हम देखेंगे वैदिक युग। वैदिक युग में नारी का जीवन काफी उन्नत एवं परिष्कृत था। ऋग्वेद में स्त्री को यज्ञ में ब्रह्म का स्थान ग्रहण करने योग्य बनाया है। रामायण और महाभारत काल में स्त्रियों का वर्णन विदुषियों के रूप में कम, गृह स्वामिनी के रूप में अधिक मिलता है। आधुनिक नारी बाहरी तौर पर काफी आगे पहुंची है, लेकिन जितना पहुंचना चाहिए था वहां तक नहीं पहुंच पाई। स्त्री विमर्श के युग में स्त्री की स्थिति में आए सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि वो पुरुष के समान ही जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है, लेकिन इसके लिए उसे भीतर और बाहर दोनों ओर से टूटना पड़ता है। वह दिन भर नौकरी करके घर लौटती है तो उसे पारिवारिक दायित्व भी निभाना पड़ता है। इस संदर्भ में यहाँ हिंदी के प्रमुख लेखिका मैत्री पुष्पा के शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूं,
पुरुष के लिए सबसे बड़ी चुनौती स्त्री ही है। उसको वश में करने के लिए वो जिंदगी भर ना जाने कितने प्रयास करता है कि किसी तरह औरत के वजूद को तोड़ सके। यहाँ मैं मैत्रेय पुष्पा के शब्दों को मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। पुरुष के लिए सबसे बड़ी चुनौती स्त्री ही है। उसको वश में करने के लिए वो जिंदगी भर ना जाने कितने प्रयास करता है कि किसी तरह औरत के वजूद को तोड़ सके। पुरुषों की निगाहों में स्त्रियां उपेक्षित ही रही। पुरुषों ने उनके स्वतंत्र व्यक्तित्व के निर्माण के लिए कभी कोई सुविधा नहीं दी है। जब स्त्रियां मानवीयता के लिए प्रतिवाद करती हैं तो उसकी स्वतंत्रता को नकारात्मक अर्थों में ही ग्रहण किया जाता है। समाज में आज भी समूचे मूल्य पुरुष द्वारा निर्मित है। हमें ये बात ध्यान देना है। यहाँ क्षमा शर्मा के शब्दों में देखें, पुरुष 50 औरतों के साथ संबंध रखकर अच्छा कहला सकता है, अपने घर लौट सकता है। एक बात क्षमा करो बोले तो वो क्षमा योग्य बन जाते हैं। स्त्री एक प्रेम करके चरित्रहीन कही जा सकती है। और अफसोस यह है कि स्त्री की उस छवि को बनाने में ना धर्मशास्त्र पीछे है और ना ही साहित्य। आज की नारी अपनी शक्ति पहचान ली है। आज वो राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण हिस्सेदारी निभा रही है, लेकिन यह संख्या अत्यल्प है। नारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए महान उत्तरदायित्व का निर्वाह उन प्रबुद्ध स्त्रियों को करना होगा जिन्होंने समाज में अपना विशिष्ट स्थान बनाने में सफलता प्राप्त की है। स्त्री चिंतन आज विश्व चिंतन की बहस में सबसे सशक्त चिंतन इसीलिए है कि इसमें अरबों करोड़ों स्त्रियों का दमन, अन्याय एवं उत्पीड़न से मुक्ति की सोच निहित है। महिला संबंधी कानून के विशेषज्ञ और लेखक अरविंद जैन कहते हैं, आज के समय में औरतें बदली, पुरुष नहीं बदले। परिवार संस्था और विवाह संस्था यथातथ है। परिवार में बहू की स्थिति बहुत ज्यादा नहीं बदली। आज भी उसे संपत्ति का अधिकार नहीं है, ना मायके में ना ससुराल में। लेकिन खुशी की बात है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने या सर्वोच्च न्यायालय ने यह दिया है कि महिला को भी अपने पिताजी की जो संपत्ति में पूर्णतः उनको भी अधिकार है। हाल ही में ये डिसीजन आए हैं। हम ये सब जानते हैं, स्त्री और पुरुष समान कहते हैं, लेकिन अंतर यह है कि एक ज्यादा शोषित है, एक ज्यादा स्वतंत्र। स्त्रियों को हम आमतौर पर 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला वर्ग क्या है हम देखें। प्रथम वर्ग में जो स्त्रियां हैं जो आत्मनिर्भर एवं बुद्धिजीवी हैं, वे पुरुषों से कंधे मिलाकर चलती हैं और उनकी प्रतिभा और लगन पुरुष को उनसे निम्नतर होने का बोध कराती है। लेकिन ऐसी औरत को मर्दाना औरत का नाम देकर बदनाम और अपमानित करने का काम पुरुष वर्ग करता है। उन्हें हर कदम पर चुनौतियों को सामना करना पड़ता है। और दूसरा वर्ग है उन स्त्रियों की है जो पढ़ी लिखी। उनके लिए परंपरा और नैतिकता का सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसी मानसिकता में उनको पाला जाता है कि वे पुरुषों के हर जुर्म को बिना विरोध किए, पुरुष के अमानवीय व्यवहार को सहकर सबको खुश रख सके। समाज में इनकी संख्या बहुत ज्यादा है और सबसे ज्यादा शोषण इन्हीं के साथ हो रहा है। और तीसरा जो वर्ग है अशिक्षित और गरीब स्त्रियों की, अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए पूरी आयु मेहनत करने के बाद अपने बारे में सोचने के लिए उनमें दम ना होती। इनका शोषण पूरा समाज करता है। और चौथा वर्ग है ऐसी स्त्रियां हैं जो समाज कल्याण के कार्यों द्वारा समाज को सही दिशा देने का कार्य कर रही है। इनमें लेखिकाएं भी हैं जो स्त्री के भविष्य को सुंदर बनने का प्रयत्न कर रही है। ये हर क्षेत्र में क्रियाशील है, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। स्त्रीवाद या स्त्री विमर्श या स्त्री सशक्तिकरण और स्त्री और पुरुष के बीच नकारात्मक भेदभाव के स्थान पर स्त्री के प्रति सकारात्मक पक्षपात की बात करता है। यह सर्वविदित बात। हम कोई भी रचना अगर
स्त्री पात्र के बिना सोच भी नहीं सकते। परंतु सवाल यह है कि किस प्रकार चित्रित किया है। स्त्री सशक्तिकरण का जो संदर्भ है, इस संदर्भ में आमतौर पर मैं 5 अलग अलग विषयों के द्वारा मैं आपको समझाने के लिए कोशिश करूं। सबसे पहले स्त्री शोषण, और दूसरा है स्त्री संघर्षशील स्त्री, और तीसरा है परंपरागत आचार संहिता को चुनौती, और चौथा सार्वजनिक भूमिका में स्त्री, अंतिम स्त्री भाषा। यहाँ इसलिए 5 श्रेणियों में मैं आगे चर्चा करना चाहता हूं। सबसे पहले तो शोषण आई, जो शोषण को स्वीकार कर लिया केवल वहीं पे खत्म, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो शोषण के खिलाफ आवाज उठाती है उसको संघर्ष करना पड़ता है, जो वहां संघर्ष से स्त्री आ जाती है। और संघर्ष से आगे हम परंपरागत आचार संहिता, मतलब अब हम घर में ऐसी इतने बातें बताते कि इसी प्रकार रहना है, सिर नीचे रख के बात करना है, ऊंची आवाज में नहीं बात करना। ये सब कहाँ लिखा है? किसी ने कोई उत्तर नहीं दे पाएगा। अगर पूछे तो कहाँ लिखा है? औरत हमेशा नीचे, मतलब बिल्कुल ऊंची आवाज में नहीं बोल पाती, किसने कहा है? लेकिन इसका कोई उत्तर नहीं मिलता है, लेकिन सब पालन करते। अगर जो इसके खिलाफ जो करते हैं, जो परंपरागत आचार संहिता को चुनौती देने वाली स्त्री, और आगे सार्वजनिक भूमिका, मतलब पब्लिक लाइफ, जिस प्रकार सामाजिक भूमिका में स्त्री को किस प्रकार की परेशानियां उठा के अब स्त्री आगे खड़े हो सकती। और यहाँ स्त्री भाषा, तो हमको संदेह आते क्या स्त्री के लिए क्या भाषा है? मैं आगे 2-3 उदाहरणों के द्वारा मैं जरूर समझाऊंगा, क्योंकि स्त्री के प्रति इतनी जो मतलब अपमानित शब्दों का प्रयोग है, इसमें कोई भी भाषा पीछे नहीं है, चाहे वो कोई भी, विश्व के सभी भाषा, मैंने लगभग विदेश तक भी, वहां भी मैंने आगे उदाहरण के साथ में भाषा पर आते वक्त मैं जरूर वहां वक्तव्य बताऊंगा। और इस प्रकार हम जो स्त्री सशक्तिकरण के इस संदर्भ को स्त्री शोषण, संघर्षशील स्त्री, परंपरागत आचार संहिता को चुनौती देने वाली स्त्री, सार्वजनिक भूमिका में स्त्री और स्त्री भाषा, इसके लिए मैंने अलग अलग उपन्यासों को चुना था। सबसे पहले स्त्री शोषण का संदर्भ मैंने चुना था द्रौपदी उपन्यास, आचार्य यार्लगढ़ लक्ष्मी प्रसाद द्वारा रचित। दूसरा संघर्षशील स्त्री के लिए मैंने चुना था मैत्रेय पुष्पा द्वारा रचित विजन। और परंपरागत आचार संहिता को चुनौती वाले जो उपन्यास मैंने लिया पीली आंधी प्रभा केता। और सार्वजनिक भूमिका में स्त्री के लिए मैंने मैत्रेय पुष्पा द्वारा रचित अल्मा कबूतरी को चुना था। स्त्री भाषा के लिए तो अलग अलग छोटे छोटे उपन्यासों से मैंने चुन के रखा था। अब सबसे पहले स्त्री शोषण से संबंधित, यहाँ द्रौपदी उपन्यास से संबंधित मैं पुरुषाधिक्य समाज में शोषण के विकराल रूप को भोगने की अभिशप्त महिला द्रौपदी। अब द्रौपदी के बारे में चर्चा करेंगे। इसका टाइटल है पुरुषाधिक्य समाज में शोषण के विकराल रूप को भोगने की अभिशप्त महिला द्रौपदी। द्रौपदी जहां 5 पतियों की पत्नी, जिसने हृदय से एकमात्र अर्जुन का ही वर्ण किया, जिसका मन अर्जुन में ही रहा, मन हृदय से एक अर्जुन में अनुरक्त होते हुए भी अन्य 4 पतियों की सेवा अनुपालन करना पड़ा। अर्जुन जो सबसे पहले उसको द्रौपदी का उपभोग करना चाहिए, पर उसका बड़ा भाई, उसके बड़े भाई युधिष्ठिर ने उसे छुआ यही नहीं ना चाहते हुए शारीरिक सुख देने तथा उसके मन को खुश रखने के लिए वह युधिष्ठिर के इच्छानुसार आचरण करने का अभिनय करने के लिए मजबूर हो। स्त्रियों के मन समझने की चेष्टा ना करने वाले पुरुष अपने पौरुष का अधिकार केवल अपनी इच्छाओं के लिए करता है, चाहे उसे संतुष्टि मिले या ना मिले। यदि उसके लिए स्त्री तैयार हो या ना हो तो भी वह अपने आप को समर्पण करती है। पुरुष उसे समझने की कोशिश भी नहीं करता है, उससे शारीरिक रूप से शोषण करता है। यहाँ धर्मराज के शरीर को वह कुछ ही पल बर्दाश्त
कर सकी। जब धर्मराज तादात्म्य में थे, अपने ऊपर गिरे धर्मराज को उसने अलग कर दिया। वह पल भर के लिए निश्चेष्ट हो गया, फिर से वह कुंठित ना हो जाए, इसीलिए द्रौपदी स्वयं उसे गले लगाकर सो गई। द्रौपदी स्त्री वर्ग को पुरुष सत्तात्मक समाज द्वारा छल बल से सताकर मात्र बोग्या बनाने डालने का प्रतीक है। कामांध पुरुषों द्वारा सुंदर नारी युग युगों से यातना झेलती आई है और अपमानित भी होती आई है। इसके लिए बताते देखिए, स्त्री, आखेट, जुआ, मद्यपान, इन 4 व्यसनों से ग्रस्त राजा धर्म का परित्याग करेगा। धर्मराज जुत व्यसन पीड़ित होकर अपनी सारी संपदाओं को दांव पर लगाकर हार गया। बाद में अपने भाइयों को, स्वयं को, आखिर अपनी पत्नी को दांव पर लगाकर पराजित हो। हम सब कथा जानते हैं, जब स्वयं हार गए तो बाद में पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार उसे कहां था? यह सबसे मूलभूत प्रश्न है। यही नहीं, द्रौपदी मात्र धर्मराज की पत्नी नहीं, बल्कि पांचों की पत्नी है। अतः उस पर केवल युधिष्ठिर का ही अधिकार नहीं। यही नहीं, हमारे परिवार की स्त्री को ऐसा बलात् सभा में घसीट लाना अन्याय है। ऊपर से वो एक वस्त्र भी है। पुरुषाधिक्य सताई द्रौपदी की यंत्रणा मात्र महाभारत काल की ही नहीं, आज की नारी की त्रासदी की। महाभारत काल में मात्र युधिष्ठिर ने ही उसे दांव पर नहीं लगाया, बल्कि आज भी ऐसे अनेक उदाहरण अखबारों में पढ़ने को मिलता है, जब मात्र गरीबी से तंग आकर या महत्वाकांक्षाओं के पूर्ण करने के लिए पति अपनी पत्नी के कुछ रुपयों की लालच में बेच देता है। अनेक स्त्रियों का अरब देशों के लिए किया जाने वाला देह व्यापार भी आज कटघरे में खड़ा कर देता है। इस महाभारत के अलग अलग शास्त्रों के विद्वान आचार्य गण और गुरुतुल्य भी है। महाभारत की कुर सभा में देखिए, ऐसी सभा में एक राजपुत्री का घसीटते लाना क्या कहां तक न्याय है? यहाँ पापी इतने कुरुश्रेष्ठों के समक्ष में मुझे बलात् खींच लाकर अपमान करता है, एक भी इस दुश्चर्या का खंडन क्यों नहीं करते? आप सब इससे सहमत है? क्वेश्चन मार्क देखिए। क्या भरत वंशियों की धर्मपत्नी यही है क्या? भीष्म, द्रोणाचार्य, महाधर्मज्ञ विदुर शक्तिहीन हो गए क्या? राजाओं बोलिए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। धर्मानुसार मुझे इन्हीं ने जीता है क्या? बोलिए। यह द्रौपदी का प्रश्न है, उसका कोई उत्तर नहीं देता है। द्रौपदी के अपमान को खुली आंखों से देखकर भी प्रतिकार नहीं करता। चाहे एक गुरु, विदुर, कोई भी क्यों ना, वह अन्याय या एक स्त्री का जो शोषण होते देख चुपचाप खड़े रहते हैं। यहाँ आज की व्यवस्था की पीड़ा आज की स्त्री की भी बहुत हद तक उस युग के स्त्री की भी भांति भी झेलनी पड़ती है। युग का ही अंतर है, लगभग समान परिस्थितियां। और यहाँ और दूसरा पक्ष में यहाँ आपके सामने मैं बताना चाहता हूँ, सौंदर्य प्रकृति प्रदत्त वर है, उसकी आराधना करना सबके लिए साध्य नहीं है। जिन्होंने यह माना कि द्रौपदी का अपमान करना बहुत बुरा है, वे भी उसके सौंदर्य का आस्वादन करने के लिए तैयार। धृतराष्ट्र ने भी द्रौपदी के सौंदर्य के बारे में सुन रखा था, अतः उसे देख ना सकने के कारण अपने अंधेपन को वो कोसने लगा, निंदा की है। यह विचार उसके मन में किसी कोने में संतोष का कारण बन गया है कि द्रौपदी अब उनकी दासी है। उसने मन ही मन अपनी माता से पूछा है कि देखिए वो इसीलिए द्रौपदी के सौंदर्य को देखने के लिए मौका नहीं मिला है, इसीलिए अपने माता को कोस रहे हैं। क्या कोस रहे हैं आप देख लीजिए। अपनी माता से पूछा है कि जब वेदव्यास से मिली थी तब तुमने तो अपनी आंखें क्यों बंद कर ली थी? अगर आप बंद किया नहीं है तो मैं अंधा नहीं होता था, आज द्रौपदी का मैं आस्वादन करने वाला था। लेकिन देखिए कितनी धूर्तता है, मुझे इस तरह अंधा क्यों बनाया?
बाद में उसने अपने विचार की ओर स्वयं की निंदा की, वो अलग बात है। यहाँ धृतराष्ट्र के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है कि अपने पुत्रों के अनैतिक कार्य करता देख उसका विरोध ना करते हुए, अपने राज्य में किसी नारी का अपमान होते देख दंड ना देते हुए वो चुपचाप मौन होकर पाप कर्म होने की सहमति देते हैं। यही नहीं, एक राजा होकर भी अपने राज्य में इस शोषण को रोकने के बदले वो स्वयं ही उस स्त्री के शारीरिक सौंदर्य का आस्वादन मन ही मन करता है और अपने अंधत्व को कोसता भी है। यह राजा जिसका धर्म है साम्राज्य की रक्षा करना, उसके सम्मान की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना, स्त्रियों की रक्षा, वही स्वयं अपने ही राज्य में हुए स्त्री के अपमान को साक्षी बनकर सहयोग देता है। यह पुरुषाधिकार समाज में शोषण का विकराल रूप ऐसा कहां मिलेगा? द्रौपदी के शब्दों में देखिए, द्रौपदी चाहे तुम रजस्वला है या एक वस्त्र हो, आखिर नग्न भी क्यों ना हो, तुम हमारी दासी है। जुए में हमने तुझे जीत लिया, इसलिए तुम्हें हमारे इच्छानुसार दासी समूह के साथ रहना चाहिए। द्रौपदी के बाल तितर बितर हो गए, दुशासन के खींचने से यह अर्ध नग्न सी हो गई। शर्म के मारे अपने तन को ढकने का प्रयास करते हुए वो चारों ओर देखने लगी। यह द्रौपदी की देखिए, द्रौपदी का ऐसा अपमान अपने पतियों के सामने, जिसने उसे धांव पर लगाकर उसके चीर हरण होते देख कुछ नहीं कर पाते। 5 पतियों की पत्नी पांचाली जो अपनी रक्षा के लिए याचना करती है तथा उस रानी को दासी कहकर संबोधन कर उसे उनके इच्छानुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करना तथा उस पर लांछन, निंदा, अपशब्दों का बाण बरसाना भी पूरी सभा के समक्ष ऐसा शोषण किसी ने सही ना होगी। इतने में कर्ण ने द्रौपदी को देखते हुए कहते, देखिए कर्ण के शब्द में, हे द्रौपदी, दास, पुत्र, पराधीन स्त्री, ये तीनों धन के अधिकारी नहीं होते। धनहीन दास की पत्नी पर उसके मालिक का भी अधिकार होता। अन्य दासियों की भांति तुम भी दुर्योधन की संपत्ति हो। अतः तरुणी, अब से तू दासियों के साथ मिलकर काम करती रहो। आज से सुयोधन आदि ही तेरे स्वामी हैं, किंतु पांडव कदापि नहीं। युद्ध क्रीड़ा में परास्त 5 पतियों की अपेक्षा एक विजेता पति ही बेहतर है। युद्ध ऐसे शूर वीर का पति के रूप में शीघ्र ही वर्ण कर लो, इस कारण युद्ध में फिर अन्यों की दासी बनने का अवसर ना होगा। तब तुम अपनी मर्जी से रह सकती है। दासता में ही स्त्रियों की स्वेच्छा हो। अपनी मान की रक्षा करने वाला कोई ना समझकर केवल भगवान ही उसकी रक्षा कर सकते। यह विचार आते ही द्रौपदी हिम्मत बांधती है और कहती है कि उसे नग्न देखकर भी आखिर कर क्या हो सकेंगे, हर मनुष्य नग्न होकर ही जन्म लेगा। लेकिन यह खुद नहीं जानती कि उसका जन्म सहज हुआ या नहीं। और यहाँ इस प्रकार द्रौपदी अंत में देखिए, पांडवों के साथ वनवास करते हुए द्रौपदी को लगा कि उसका जीवन भी सीता देवी के जीवन समान है। सीता के एक ही पति, लेकिन उसके 5 पति, सिर्फ यही अंतर है। राम अपने पिता के वचन का पालन करके वन गया था। धर्मराज व्यसन के शिकार होकर वन के पाले पड़े। कुछ भी हो, पुरुषों की मजबूरी के कारण स्त्रियों की बलि हो जाना किसी भी युग में ही नहीं बदला। केवल कौरवों ने ही उसे अपमान नहीं किया। कीचक और सैंधव ने विलीन होते समय धर्मराज ने स्वयं द्रौपदी को बताया कि वो द्रौपदी के बारे में सुनते हुए उसे मोहित हो गया। देखिए, वो बता अर्जुन के जीतने पर भी वो द्रौपदी से विवाह करने के लिए तैयार हो। वो बलिबांति जानता था कि उसके भाई वचनों को टाल नहीं सकते। उनकी मजबूरी ही धर्मराज का बल है। छोटे भाइयों के पहले विवाहित होने का संप्रदाय भरतखंड में नहीं है। बड़े भाई की पत्नी पर छोटे भाइयों का अधिकार है, लेकिन छोटे भाई की पत्नी पर नहीं है। उसी नीति का अनुपालन करते हुए द्रौपदी से पहले धर्मराज ने विवाह किया, लेकिन उसके पहले छोटे भाई के विवाह ना करने की नीति धर्मराज ने भीम के विषय में क्यों अनुकरण नहीं किया? यहाँ ये बात ध्यान दीजिए,
पांचों को भी शादी नहीं हुई है तो पहले बड़े को होना चाहिए। अगर बीच में भीम का जो विवाह हिडिंबी से हुआ तब यह नीति पालन नहीं किया, क्योंकि वो राक्षसी है, अनुकरण नहीं किया। हिडिंबी के राक्षस जाति की कन्या होने से क्या, पांडवों के साथ एकता से रहने के वास्ते धर्मराज से वो मन से तो ना सही गृहस्थी करने के लिए सहमत हो गई, लेकिन धर्मराज को अपने प्रति लेश मात्र भी प्रेम होने सा नहीं देख रहा है, एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा था। और द्रौपदी के अंतिम क्षणों में उसका हाथ छोड़ देता है। हम सब जानते हैं अंतिम जब हिमालय जाते वक्त क्या हुआ, वो कहते हैं मरने दो, अर्जुन को वो ज्यादा प्रेम करती थी, सब पतियों के बराबर नहीं देखा, इसलिए पहले मर रही है। उसे समझ में नहीं आया कि वे धर्मराज की बातें हैं या उसकी प्रतिध्वनित धर्मराज के अंतरंग। और यहाँ देखिए द्रौपदी शोषित नारी का प्रतीक, जिनका शोषण न केवल पुरुष वर्ग ही किया है, स्त्री के द्वारा भी किया गया है। पहले तो द्रौपदी को 5 पतियों में विभाजित करने का कारण स्वयं कुंती माना है, क्योंकि कुंती जो पुत्रों के में स्पर्धा ना करने हेतु तो ऐसा निर्णय किया, परंतु इसमें किसी ने भी द्रौपदी की इच्छा जानने की चेष्टा किसी ने भी नहीं। 5 पुरुषों से तुम्हारा विवाहित होने का कारण भी मैं ही हूं, मैंने इसीलिए यह काम किया कि तेरा सौंदर्य मेरे पुत्रों में स्पर्धा का कारण ना बने। देखिए कुंती का विचार हम सुने, देखिए मैं दोबारा कुंती के विचार में यहाँ आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूँ। कुंती कहती है क्योंकि इतनी सौंदर्य राशि द्रौपदी, हम माने जाते हैं कि सबसे सौंदर्यवान पुरुष तो महाभारत में तो कृष्ण के बाद अगर कोई सौंदर्यवती है तो द्रौपदी। देखिए कुंती कहती है 5 पुरुषों से तुम्हारे विवाहित होने का कारण भी मैं ही हूं, मैंने इसलिए यह काम किया कि तेरा सौंदर्य मेरे पुत्रों में स्पर्धा का कारण ना बने। गांधारी भी एक स्त्री होकर भी दूसरी स्त्री की अपमान होते देख उसका विरोध करने के बजाय वह अपने पुत्रों के दुष्कर्मों के अनदेखा कर चुपचाप रहती है, अपने पुत्रों को समझाने के बजाय वह यह पाप होते देख उसकी साक्षी बनती है। एक स्त्री की निस्सहाय अवस्था को देख ना पाने पर भी महसूस करते हुए कि अपने ही कुल वधू का अपमान अपने ही बेटों द्वारा सभा में उसका चीर हरण होते देख वह अपने आप स्त्री होने के अभिमान से गिर जाती है। खुद एक बेटी वाली होकर भी दूसरे की बेटी की लज्जा ना कर पाती अपने पुत्रों के हाथ गांधारी। ये सब द्रौपदी के ऊपर किए गए शोषण का विकराल रूप है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, जो आज भी हमें देखने को मिल जाता है। अब इस शोषण को जो स्वीकार कर लिया ठीक है, अब शोषण के खिलाफ अगर आवाज उठाए तो संघर्षशील स्त्री के लिए। और दूसरा मैं और एक उपन्यास लिया हूं यहाँ, मैत्रेय पुष्पा द्वारा रचित विजन उपन्यास के में मैत्रेय पुष्पा ने स्त्री शक्ति के नए आयाम को प्रस्तुत करने का साहसिक प्रयोग किया है। इसमें शरण आई सेंटर जैसे चिकित्सा संस्थाओं में व्याप्त अराजकता एवं अमानवीयता का खुलकर वर्णन किया है। साथ ही डॉक्टर जैसे अच्छे प्रोफेशन में भी स्त्रियों को किस तरह का शोषण सहना पड़ता है और वे उन परिस्थितियों को कैसे संघर्ष के साथ सामना करते हैं, इनका सफल चित्रण इसमें मिलता है। देखिए डॉक्टर आरपी शरण आई सेंटर के मालिक हैं और डॉक्टर अजय उनका बेटा है। डॉक्टर अजय पिता की हर बात को मानकर चलने वाला है। डॉक्टर अजय की पत्नी डॉक्टर नेहा एक कुशल सर्जन है, लेकिन डॉक्टर शरण नेहा को सर्जरी करने नहीं देता है। नेहा के शब्दों में देखिए, सर्जरी पर ध्यान मत दो, कार्निया पर पानी डालो। कभी आप कहते हैं पापा, कभी डॉक्टर अजय, मैं यह सब करते करते थक गई, मेरे भीतर बैठी डॉक्टर चीर फाड़ की कल्पना से बाज कैसे आ सकती है बताओ। क्योंकि वो इतनी डॉक्टर होने के सज्जन होने के बावजूद भी बाप और बेटे नेहा को आने नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ एक कामयाब डॉक्टर होने के नाते ऑपरेशन नहीं कर पाने नेहा के मन से जो निराशा है वो उन शब्दों द्वारा व्यक्त किया है। ऐसी परिस्थिति से संघर्ष करने वाली नेहा ऑपरेशन करने के लिए मौके की तलाश करती रहती है। इसी संदर्भ में देखिए
जो शरण बंबई जाने पर डॉक्टर अजय नेहा को ऑपरेशन करने की अनुमति देता है, लेकिन अजय को पापा के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं। नेहा इस बात को अच्छी तरह समझती भी है। ऑपरेशन करने के लिए तैयार होने पर नेहा के दिमाग में ही बात आती है कि दिस इज माय टाइम, माय ओन, आओ अजय असिस्ट कराओ, क्योंकि वो बुलाती है। डॉक्टर नेहा के मन में आत्मविश्वास जाग उठती है। उसको यह विश्वास है कि वह एक सफल सर्जन है। वह सफलतापूर्वक ऑपरेशन करके डॉक्टर शरण और डॉक्टर अजय को अपनी कुशलता दिखानी चाहती है। डॉक्टर शरण के लिए उनकी अहम और बेटा मरीज और रोग के निदान से बढ़कर वे अपने अहम औरतों के दम पर संतुष्ट करना चाहते हैं। वे अपनी पुत्र वधू से सुखों और हुनरों की परित्याग करने की उम्मीद करते हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए वह औरत के उचित गुण है। लेकिन नेहा उन परिस्थितियों से संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहती है। डॉक्टर नेहा के केयर सर्जरी करके मरीज को 2 घंटों में छोड़ देती है, लेकिन डॉक्टर शरण को मरीज को इतनी जल्दी छोड़ना अच्छा नहीं लगता है। शरण नेहा से पूछता है, एंड व्हाट इज स्टिचलेस, व्हाट ब्लडी डे केयर, सिंपल, यू आर योर रैश एंड रिस्की सर्जन, अंडरस्टैंड, कीप योर सेल्फ इन डिसिप्लिन। यहाँ देखिए, क्योंकि जो बहू इतनी अच्छी तरह सर्जरी करके जल्दी छोड़ देती है, क्योंकि जल्दी छोड़ने से उनका अस्पताल कैसे चलाते, इसीलिए अगले दिन से क्या करते हैं, नेहा को बताते हैं कि आप अभी ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, जहां कैश काउंटर में बैठ। इतनी सर्जन के लिए वो कैश काउंटर में बैठने के लिए बताते हैं। ये स्थिति आते हैं। इसी संदर्भ में जब नेहा सोचती हैं तो उनको उनकी जो आबा दी, मतलब आबा दीदी उनको याद आती हैं। यहाँ आबा की जो कहानी है, वो भी डॉक्टर हैं, लेकिन वो भी शादी करते वक्त वहां दोनों आगे पढ़ाई के लिए आती हैं। तो आबा और आबा के पति से कहते हैं कि अब जहां आगे पढ़ने के लिए उनके गांव में है तो अपने ससुराल में रहो, लेकिन उनके पति कहते हैं मैं ससुराल में क्यों रहूं, मैं ससुराल में नहीं रहूंगी, न रहूंगा बोलते। क्यों? देखिए, पुरुष के लिए अपने ससुराल में रहना अपमानजनक समझते हैं, तो स्त्री जीवन भर पुरुष के साथ आकर उनके ससुराल को महान समझे और ससुराल की जो इज्जत बढ़ाए, ये कहाँ न्याय है। और यहाँ देखिए, मत करो मुझसे कोई आशा, मैं अब समझती हूँ वे चालाक लोग हैं, अपने चुंगल में लेना चाहते हैं, नहीं तो अब उनके बेटे के लिए एक मामूली घर की लड़की, वो भी दूसरे शहर। इस प्रकार उन दोनों की अलग हो जाना और आबा का संघर्ष घर से ही शुरू हुआ है। आबा की शादी बरेली में डॉक्टर मुकुल से, भाई मैंने पूरी कहानी संक्षेप में इसीलिए मैंने बता दिया, क्योंकि वो घर में देखिए, यू कैन डू व्हाट एवर यू थिंक बट आई एम नॉट योर सीता, अंडरस्टैंड, मतलब तुम जो सोचते हो कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी सीता नहीं। क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि मुकुल सीता का उदाहरण देते, तो मैं सीता बनना नहीं चाहती हूँ, बताती है आबा। इस प्रकार आबा और मुकुल, देखिए, मुकुल की माँ आबा से ननद की शादी की तैयारी के लिए रुकने के लिए कहते, तो वो हमेशा डॉक्टर का काम करना है, घर में बैठकर शादी की तैयारी करना उनका काम नहीं है, कोई भी कर सकता है। बहू नहीं रुकेगी तो इंतजाम कौन करेगा घर भीतर का। यहाँ मुकुल की माँ में परंपरागत विचार है कि बहू घर के काम के लिए है, इसीलिए वे आबा से वहां रुकने को कहती है। सभी प्रकार से अत्याचार के लिए पुरुष को ही अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है। वस्तुतः नारी में ही नारी के प्रति सहानुभूति परक दृष्टिकोण का अभाव भी हम देखते हैं। शरण, यहाँ फिर विजन में शरण आई सेंटर के ऑपरेशन किया गया एक मरीज का जांच करने के लिए आता है। देखिए, तब नेहा को पता चलता है कि उसकी आंखों में लेंस ठीक जगह पर नहीं बैठती है। तो लेंस ठीक करने के लिए डॉक्टर अजय और डॉक्टर शरण भरसक प्रयत्न करते हैं, लेकिन एक सफल डॉक्टर होने पर भी नेहा से वो राय भी नहीं पूछते। नेहा मदद करने के लिए तैयार होती है, लेकिन अजय उससे दखल मत देने को कहता है। नेहा अजय से पूछते हैं कि मदद करना दखल देना है, तुमने तो मैं घर की मुर्गी दाल बराबर समझ ली। हमारे यहाँ डॉक्टर मेहता तक ऐसे मामले में मुझे कॉल करते थे, यू नो। नेहा को पूरा विश्वास है कि वो एक कुशल सर्जन है, लेकिन डॉक्टर शरण की अहम नेहा को आगे बढ़ने नहीं देती। औरत अपने से भी कामयाब होना पुरुष के लिए सहनीय नहीं होता है।
अपनी क्षमता को नकारना नेहा सह नहीं पाती। इस प्रकार स्त्री अशिक्षित या शिक्षित हो, सदा पुरुष के सामने सिर झुकाकर रहने या परिस्थितियों के साथ संघर्ष करना अनिवार्य बन गया है। ऑपरेशन करने के पहले डॉक्टर शरण नेहा को ब्लॉक देने के लिए बुलाते, लेकिन नेहा सिर्फ ब्लॉक देने के लिए जाना नहीं चाहती। वो कहती है कि तुम्हारे पापा की आंखें मोह और अहंकार के हवाले हैं, अजय वे मुझे क्या पहचाना। यहाँ इस प्रकार नेहा का जो संघर्ष का रूप विजन में पूरा दिखता है, और जिस प्रकार पति और ससुर के द्वारा जिस प्रकार शोषित होने पर भी उनके आगे बढ़ने के लिए वो जीवन भर संघर्ष करती है। और इसमें डॉक्टर इस प्रकार यहाँ विजन मैत्रेय पुष्पा ने आभा और नेहा इन दो पात्रों के द्वारा इन सशक्त नारियों का संघर्ष, लेकिन इस संघर्ष में क्या हुआ, अब अपनी करियर के आगे बढ़े तो अनेक बार अपने घर या संसार से या घर परिवार से दूर होना या वंचित होना पड़ता था। और इसके साथ साथ आगे हैं, और जिस प्रकार कहते हैं परंपरागत आचार संहिता को चुनौती देना है। परंपरागत आचार संहिता क्या है? क्योंकि ये है परंपरागत आचार संहिता इसी प्रकार हमेशा कहते हैं कि वामांग मतलब लेफ्ट में ही बैठना है, राइट में बैठने के लिए किसने मना कर दिया? अब कहीं कोई नियम नहीं है, लेकिन ये सारे नियम कहाँ हैं भगवान जाने, लेकिन सब लोग फॉलो करते। इसके लिए यहाँ पीली आंधी में जो सोमा के द्वारा बहुत बढ़िया उदाहरण मारवाड़ी, पहले मैं कथा का संक्षिप्त जानकारी देके सोमा जिस प्रकार उसके खिलाफ किया है हम देखेंगे। मारवाड़ी बनिया के परंपरा के अनुसार घर की बहुएं सदियों से आने वाली नियमों का पालन करती आ रही हैं। गाढ़े रंग के लहंगा, चोली और ओढ़नी जिस पर कुंदन का काम जैसे पोशाक में सुंदरता का चांद जगा देती है। चांदी की बिछियां पांव की सुंदरता ही नहीं, सुहागन को पहचान को उत्कर्ष बनाती है। गले का बड़ा हार, कोहनी तक लाल रंग की चूड़ियां बहुओं की सुंदरता में चार चांद लगा देना अतिशयोक्ति नहीं होगी। नाक का नथ दुल्हनियों की पतले ओढ़नियां में तारे की तरह चमकता है। उदाहरण इसमें प्रभा केतान के शब्दों में देखेंगे। चटक रंग के गुलाबी गागरे पर हरी लहरिया का ओढ़ना जिस पर छोटे छोटे सच्ची चांदी के कटोरी वाले तारे जड़े थे। आंगी की बाहों पर चौड़ा सुनहला गोठा चमक रहा था। पैरों में चांदी की बिछिया और कड़ा, कम में सोने की सतलड़ा हार, गोरी कलाइया में सोने मीने की पछेली और लाल चूड़े से कोहनी तक भरी हुई थी। भुरला फोनी नाक का जड़ाऊ नथ घूंघट की झीनी आड़ से चमक रहा था। यहाँ एक मारवाड़ी बनिया पारिवारिक जीवन और उनमें वेशभूषा और गहनों का आचरण दिखाते हैं। और सबसे पहले यहाँ सोमा की जो कथा है, यहाँ प्रभा केतान परंपरा विद्रोही के रूप में सोमा बहू को दिखाते हैं। ताई जी के अंतिम इच्छानुसार सोमा को रूंगटा हाउस वापस बुलाती हैं। जब घर से जाती हैं वो उनको बुलाते हैं, आओ छोटी बिन्नी एक बार पीढ़े पर बैठकर उठ जा। सोमा ने कहा, निमली बाई आखिर मैं किस अधिकार से पीढ़े पर बैठूं? मैं तो ताई जी को रोता बिलकता छोड़कर चली गई। नहीं ऐसा कैसा होगा, सुहागन लुगाई को तो एक बार पीढ़े पर बैठना ही होगा, नहीं तो अपशकन होगा। मारवाड़ी परिवार की रीति रिवाज एवं आचार संहिता का प्रमुखता है। यहाँ परंपरागत नारी संहिता को चुनौती देने का कार्य पीली आंधी में प्रभा केतान ने किया है। ताई जी के अंतिम समय में सोमा को रूंगटा हाउस में बुलावा आता है। वो गौतम के साथ तालाक नहीं लिया था, ताई जी ने देने से इनकार किया था। इसी मायने में वो आज भी रूंगटा हाउस की बहू है। और कहती हैं, देखिए क्या मैं आगे थोड़ा कहना चाहता हूँ। जहां वो ताई जी के प्रति जो आदर है, प्रेम है, इसके कारण सोमा रूंगटा हाउस में रुकने के लिए मजबूर होती है। वो अपने पुराने कमरे में चली जाती है। सोमा के चले जाने के बाद ताई माँ ने गौतम को नीचे वाले कमरे में भेज दिया। कपड़े बदलने के लिए सोमा रेवाबाई से ब्लाउज मांगती है, लेकिन वो गंगा स्नान करके आई सोमा को अपना ब्लाउज देने से मना करती है, क्योंकि वो विधवा है। भाभी तुम सुहागिन हो,
गंगा जी नहाकर मेरा ब्लाउज मत पहनो, मैं बड़ी भाभी का लाकर दे। देखिए, भारतीय परंपरा में विधवा को अशुभ मानते हैं। पीली आंधी में बड़ी ही सहजता से एक विधवा अपनी बेरंग जीवन को स्वीकार करती हैं, इसका यथार्थ चित्रण प्रस्तुत है। यहाँ मैं इस प्रकार की जो गलत परंपराएं हैं, इसके लिए भारत रीति रिवाज परंपरा लेना मैं नहीं मानता, क्योंकि ये कुछ लोगों के स्वार्थ के कारण हुआ है। इसीलिए कहीं किसी में लिखा है कि विधवा आने से अशुभ होता है, कहीं लिखा है, कोई नहीं दिखाते। ताई जी के शव को गंगा जल से स्नान कराया गया, नए वस्त्र पहनाए गए हैं। इसमें वो सोमा की मदद मांग रही थी। वह ये भी कहती हैं, मरे हुए व्यक्ति की आत्मा शांति के लिए पौराणिक ग्रंथ का वहां भगवत गीता को भी रखने के लिए बोलती है। और ऐसे बता दे, जहाँ इसमें पूरा अलग अलग रीति रिवाजों की दिखाते हैं। प्रभा केतान ने पीली आंधी में परंपरागत नारी एवं परंपरा के विरुद्ध जाने वाली नारी को बड़े ही सजग ढंग से चित्रित किया है। भारतीय परंपरा, खासकर बनिए परिवार में लड़की के बड़ी होने के बाद सर पर पल्लू होना जरूरी। परंपरागत माँ आधुनिक सोच वाली बेटी से सर को पल्लू से ढकने के लिए कहती है, लेकिन सोमा इनकार कर देती है। हमें संप्रदाय में, खासकर उत्तर भारत के स्त्रियों के बीच यह प्रथा आज भी कायम है। ये तो इस पे क्यों ऐसे डालने की कोई जरूरत नहीं, चुपचाप, मतलब इस प्रकार हर जगह वो कहती है। क्योंकि और इसके साथ साथ इसमें और एक बढ़िया उदाहरण है, हम सब जानते हैं। देखिए, इसमें हम सब जानते हैं, भारतीय खासकर उत्तर भारत में करवा चौथ का बहुत बड़ा महत्व। आजकल दक्षिण टीवी सीरियल देखने के कारण दक्षिण में भी मना रहे हैं। इसे स्त्रियों अपने पति की लंबी आयु के लिए करती, लेकिन सोमा को माँ करवा चौथ को उतना महत्व नहीं देती है। इसे जानकर ताई जी को बहुत गुस्सा आती है। तब सोमा पूछती है कि अगर करवा चौथ करने से पति की लंबी आयु होती है, तो इस प्रथा को आचरण करने वाली ताई माँ निमलीबाई, रेवाबाई कैसे विधवा हो गई? ये तो इनका प्रश्न सही है, क्योंकि अगर इस व्रत को इतना बढ़िया आचरण करने से वो सदा सुहागिन रहना चाहिए, लेकिन ये विधवा क्यों हो गई? इस प्रकार वो उसके खिलाफ आ जाती है। सोमा समझती है कि कोई आचार करने से किस्मत नहीं बदलेगा, जो होना है वो होकर ही रहेगा। इस प्रकार प्रभा केतान ने विभिन्न पात्रों के माध्यम से, यहाँ मैं किसी रीति रिवाज के नहीं, रीति रिवाज के नाम पर थोपे हुए गलत धारणाओं के खिलाफ आवाज उठाना ही स्त्री सशक्तिकरण का और एक आयाम भी मैं मानता हूँ। क्योंकि यहाँ मैं किसी रीति रिवाज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन रीति रिवाज को पालन करने के पीछे क्या वैज्ञानिक गुण है। अगर वैज्ञानिकता है तो उसको बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अनावश्यक विश्वास ठीक है, लेकिन अंधविश्वास में नहीं जाना चाहिए। और इसके साथ साथ आगे सामाजिक भूमिका में स्त्री की, सार्वजनिक भूमिका में स्त्री के लिए यहाँ मैं मैत्रेयी पुष्पा द्वारा रचित अलमा कबूतरी को लिया। अलमा कबूतरी उपन्यास जनजाति परिवेश के कबीलाई व्यवस्था पर आधारित है। मैत्रेयी पुष्पा ने उपन्यास स्त्री विमर्श के विशेष संदर्भ में, खासकर स्त्री सशक्तिकरण, क्योंकि मैत्रेयी पुष्पा के सारे जो महिला पात्र हैं बिल्कुल स्त्री सशक्तिकरण के लिए उदाहरण के रूप में देते, क्योंकि हमेशा रोना धोना नहीं, रोने वाले पात्र तो हमेशा देखें, लेकिन मैत्रेयी पुष्पा के स्त्री पात्र जितने भी अत्याचार हो जाए, जितने भी शोषण हो जाए, लेकिन बिल्कुल खड़े होकर, डटकर, सारी विरोधी परिस्थितियों को डट कर सामना करते हुए आगे बढ़कर, खुद आगे बढ़ना ही नहीं, संपूर्ण स्त्री समाज को अपने साथ ले जाने वाले पात्र मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों में देखते। इसीलिए स्त्री सशक्तिकरण के अनेक उदाहरण मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों में मिलता है। और इसमें देखिए, अलमा कबूतरी उपन्यास में कदमबाई, जो यहाँ ये मजनी काकी और भूरी कबूतरी ने अपने संघर्षों और प्रयासों से जनजाति कबीलाई समाज में अपनी सार्वजनिक भूमिका दर्ज करा, समाज के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा के द्वारा खेल रही है। अपने पिता के शिक्षा प्राप्त करने वाली अलमा अपनी बुद्धि और कौशल से अपने समाज और सभ्य समाज की काल कोठरियों से निकल कर विधानसभा की सीट पर अपना नाम दर्ज कराती है। अलमा जैसी स्त्रियां सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अपनी शक्ति से सार्वजनिक भूमिका का सफल निर्वाह करती नजर आ रही है। हम सब देखिए,
आनंद यहाँ अलमा की जो बातें करते वक्त जंगलियों का हत्या करना कदम के माध्यम से, यहाँ कदम माध्यम से मैत्रेयी पुष्पा ने उन महिलाओं को साहित्य और समाज के सामने लाने का सफल चित्रांकन किया है। इस समाज व्यवस्था की मान मर्यादा और व्यवस्था को बनाए रखने में अपना सक्रिय योगदान देती है। कदम जैसी महिलाएं अपने पुरुष प्रधान समाज के हादसों के शिकार होकर भी अनचाही संतानों का उचित पालन पोषण अपने दम पर कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की शक्तिशाली और दमदार प्रयास करती है। त्याग, तपस्या, समर्पण से मुक्त ऐसी स्त्रियों की भूमिका सार्वजनिक क्षेत्र में स्वयं सिद्ध होती है। हमारे समाज में बच्चे के जन्म पर परिवार और पति सारे रीति रिवाज निभाकर खुशियां मनाते हैं। जंगलियां भी विधवा कदम बाई का साथ निभाया। बजनी जिठानी ने राणा के जन्म पर सारे नेक जोग और जितने भी रीति रिवाज हैं सबको पालन करते हैं। अलमा कबूतरी उपन्यास में जंगलियों की मौत मैत्रेयी पुष्पा सिद्ध करना चाहती है कि जिन परिवारों और समाजों में पुरुष मुखिया मारे जाते हैं या मर जाते हैं, जब उनकी सार्वजनिक भूमिका निभाना कदम जैसी महिलाएं आगे दम पर निभाती हैं। उनके बच्चे, परिवार और समाज की भूमिका निर्वाह के लिए मेहनत मजदूरी करती है। मैत्रेयी पुष्पा ऐसी महिलाओं को समाज में सही मान सम्मान दिलाना चाहती है, उनके अस्तित्व की पहचान बताना चाहती है। बजनी जिठानी के सहयोग से स्त्री शक्ति का सार्वजनिक भूमिका सिद्ध करती है। पौराणिक काल से चले आ रहे हमारे समाज में धर्मशास्त्रों ने पुरुषों को ही अग्नि संस्कार का अधिकार प्रदान किया। जब मर जाते हैं तो उनके अंतिम संस्कार करते। लेकिन आदिम समाज के ढेरों के पुरुष या तो जेल में मिलते हैं या जंगल की तरफ अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। ढेरों पर पुलिस वाले शराब की भट्टियों को तोड़ फोड़ के साथ महिलाओं के साथ मारपीट और बलात्कार करते रहते हैं। गर्भवती जमुनी इन्हीं आदर्शों का शिकार होकर मारी जाती है। तब हमारा सभ्य माने जाने वाला पढ़ा लिखा समाज गूंगा बहरा होकर इन स्त्रियों की दारुण दशा पर पिघलता भी। मरी हुई जमुनी दाह संस्कार के लिए भी तरसती रहती है। तब स्त्रियां उसका दाह संस्कार कर आज समाज के सामने अपनी सफल सार्वजनिक भूमिका का निर्वहन करती नजर आ जाती है। यहाँ वो देखिए, कदम बाई वह दिन आज भी याद करती है तो तर्रा जाती है। सरमन की औरत और वो जमुनी को खेत से खींच लाई थी। राणा की बाहों से मरा हुआ बच्चा, चितड़े, चीर लपेटे हुए औरतों ने कांटेदार सूखी झाड़ियां, सूखा गोबर और रोटी के लिए जोड़ा तमाम ईंधन डालकर जमुनी को उसके बेटे के संग फूंक डाला था। कुछ कसर रह गई, खेतों से मद उखाड़कर चिता पर उछेल दिया है। यहाँ मैत्रेयी पुष्पा अलमा कबूतरी उपन्यास में कदम बाई के द्वारा पौराणिक युग से चले आ रहे पुरुष प्रधान क्षेत्र कार्य में महिलाओं का योगदान सार्वजनिक रूप से सफल सिद्ध किया है। आज जहां महिलाएं पुरुष व समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और पुरुष प्रधान क्षेत्रों में भी अपनी सार्वजनिक भूमिका सिद्ध करती हैं, आज स्त्रियों का ही नहीं वरना पुरुषों का दाह संस्कार भी स्त्रियां करने लगी। स्त्रियां सृष्टि का सृजन कर उसका पालन पोषण कर सकती हैं, तो क्या उसे अंतिम संस्कार या मोक्ष द्वार तक नहीं पहुंचा सकती है क्या? इस प्रकार मैत्रेयी पुष्पा ने सार्वजनिक भूमिका में स्त्री का योगदान दिखाया है। और इसके साथ साथ आगे अलमा कबूतरी के जो चरित्र आगे दिखते हैं हम, जिस प्रकार हर सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, बुरी के चरित्र से मैत्रेयी पुष्पा अलमा कबूतरी उपन्यास से यह बताना चाहते हैं कि बिल्कुल इसमें मैत्रेयी जिस प्रकार पुरुष के पीछे कोई भी पुरुष अगर आगे बढ़े तो उसके पीछे स्त्री का हाथ जरूर रहता है। यहाँ इसमें अलमा के चरित्र शिक्षित स्त्री की क्षमता को समाज के सामने प्रस्तुत करती है। अलमा की मिसाल पेश कर मैत्रेयी पुष्पा समाज और पुरुषों को स्त्री का अपनी योग्यता और क्षमता का भी बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। शिक्षित स्त्री परिवार और समाज को भी शिक्षित करती है। अलमा घर में रहते हुए श्री राम शास्त्री के सम्मेलन और भाषणों को तैयार करती है। समाज कल्याण मंत्री अलमा के द्वारा तैयार किए गए भाषणों व संबोधनों की विधानसभा में संबोधित करता है। इन्हीं दस्तावेजों और प्रमाणों से मैत्रेयी पुष्पा
अल्मा जैसी स्त्रियों की घर की 4 दीवारी से विधानसभा हाल तक सार्वजनिक भूमिका प्रमाण करती है। अल्मा मंत्री श्री राम शास्त्री की सर्वोपरि आवश्यकता बनती जा रही है। शास्त्री प्रत्येक आपसी बातचीत अल्मा के साथ करने, छोटे समाज, बहिष्कृत जातियां, कबीलों और समाज से संबंधित समस्याओं पर अल्मा से ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां श्री राम शास्त्री को हासिल करने लगा, जिससे पीए जैसे लोगों की छुट्टी हो। मैत्रेय पुष्पा अल्मा से समाज की वास्तविक स्थिति से परिचित करवा रही है, क्योंकि मैत्रेय पुष्पा ने अल्मा के रूप में इस समाज में जन्म लिया, शोषित हुई और उसका मुकाबला करना सीखा। इसलिए वे लोक जीवन की रग रग को पहचानती है और समझती भी है, और श्री राम शास्त्री जैसे लोगों को समाज की दुखी थी रगों का एहसास कराती है। मैत्रेय पुष्पा स्त्री की संवेदनशीलता को समाज के सामने अल्मा के रूप में पेश कर रही है। यथा अल्मा के साथ आपसी समाजों पर बातचीत करते हुए श्री राम शास्त्री ने बहिष्कृत जातियां अल्मा परामर्श के मंत्री सेवा में इस दबे, और इसके साथ साथ जहां मैत्रेयी पुष्पा इसमें ये दिखाना चाहती हैं, जैसे अल्मा कबूतरी उपन्यास में श्री राम शास्त्री का जो निधन हो जाता है, वो कहते हैं उसके लिए विधानसभा सीट नामांकन से स्त्री के हाथों से सतत की शक्ति लानी चाहती है, क्योंकि श्री राम शास्त्री की हत्या होते ही आगे उसके तुरंत करते हैं कि श्री राम शास्त्री की विधानसभा सीट के लिए अल्मा का नाम आ जाता है। इस प्रकार एक स्त्री पढ़ी लिखी इतनी कमजोर स्थिति से लेकर सार्वजनिक भूमिका में विधानसभा के मतलब एमएलए होने तक भी वो बनती हैं। इस प्रकार मैत्रेय पुष्पा ने अल्मा कबूतरी के द्वारा जिस प्रकार सामाजिक भूमिका में स्त्री की महत्वपूर्ण भूमिका स्त्री निभा सकती है, ये अल्मा के द्वारा दिखाई गई। और इसके साथ साथ और भी हम उदाहरण बताते हैं। हम जहां तक उपन्यासों की जो चर्चा करते हैं और 4 किया, और आगे मैं और एक विषय पर है भाषा। मैं यहाँ 1-2 उदाहरण इसलिए देना चाहता हूँ, हमको संदेह आते स्त्री भाषा क्या होती है। एक उदाहरण आमतौर पर विद्यार्थियों को बताते हैं, खासकर उत्तर भारत में इस प्रकार की होती हैं। स्त्री और पुरुष, हम सब जानते हैं अगर पुरुष घर में खाना भी बना, आजकल तो चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन अगर उदाहरण के लिए घर ही देखेंगे, अगर स्त्री पूरा खाना परोसने के बावजूद मतलब डाइनिंग टेबल में सब तैयार हो गए, इसके बावजूद भी कभी वो पति को ऐसे नहीं बुलाते, अरे यार खाना लग गया आओ, वो ऐसे कभी भी नहीं कहती है, क्योंकि वो कहती हैं जी क्या खाना लगा दूं। देखिए मतलब पुरुष से वो आज्ञा लेना, मतलब इस प्रकार बोलने की आजकल इस प्रकार की महिलाएं कम हो गई होंगी, लेकिन अब भी है। इसका मतलब अगर देखिए वही स्त्री जब पूरा खाना परोसने के बावजूद अगर बुला सकते हैं खाना लग गया आओ, लेकिन जी खाना लगा दूं, ये स्त्री भाषा के लिए अगर उदाहरण के लिए हम एक क्षण के लिए इसी सीन को हम रिवर्स देखें, पूरा खाना अगर पुरुष अच्छा है खाना बना लिया और खाना परोस भी लिया, लेकिन कोई पुरुष ऐसा नहीं बुलाता है कि पत्नी से पूछता है कि जी मैं खाना लगा दूं, ये कभी नहीं पूछता, आओ खाना खा। ये स्त्री और पुरुष के बीच में भाषा का एक उदाहरण था। और इसी नहीं स्त्री के लिए भारत में ही नहीं बहुत जगह हो सकता है, जिस प्रकार भाषा के स्तर पर भी स्त्री को दबाने के लिए कोशिश किया गया है। और इसके साथ साथ मैंने खासकर अल्मा कबूतरी उपन्यास में मैंने देखा था अनेक गालियां, और ऐसी गालियां हैं स्त्री के द्वारा स्त्री के लिए प्रयुक्त गालियां, उसमें भी अधिकांश ऐसी गालियां हैं स्त्री को ही जोड़कर, अगर पुरुष को भी गाली देना है तो स्त्री को जोड़कर गाली देते हैं। क्योंकि इतनी मैं यहाँ मेरे पास तो है गालियों की पूरा लिस्ट है, ये उस लगभग अल्मा कबूतरी में गालियों की इस प्रकार स्त्री के लिए स्त्री के द्वारा प्रयुक्त गालियों की एक लिस्ट लगाया तो 125 आए एक उपन्यास। मैं यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर पुरुष को भी गाली देना है तो स्त्री को जोड़कर गाली देते हैं। ये प्रथा लगभग हर भाषा में, मैं तो तेलुगु, मेरी मातृभाषा तेलुगु, मैं तेलुगु भी जानता हूँ, हिंदी भी जानता हूँ, और मैंने अलग अलग प्रांतों में काम करने की वजह से केरला में, मलयालम में भी वही है, तमिल में, इवन मैं बुल्गारिया में भी बुल्गी भाषा में भी मैंने विद्यार्थियों से पूछा तो कोई गाली देना है तो पुरुष को गाली देना है तो स्त्री को जोड़कर गाली देते, चाहे माँ को या बहन को या पत्नी को और नानी किसी। लेकिन यहाँ
उसके अलग सामाजिक कारण अलग है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मतलब स्त्री को हमेशा दबाने के लिए पुरुष वर्ग, पुरुष समाज ने क्या क्या किया। मतलब यहाँ मैं उदाहरण पेश नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ऑनलाइन है तो रिकॉर्डेड प्रोग्राम, इसमें इस प्रकार के स्त्री के प्रति जो प्रयोग गालियों का मैं उपयोग नहीं करना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल स्त्री को सम्मान देता हूँ। और इसी के साथ साथ इसमें खासकर मैत्रेयी पुष्पा के जो उपन्यासों की विशेषता है कि चाहे अलमा कबूतरी हो, ईदन ममा हो और विजन हो या चाक हो, चाक भी है, सभी उपन्यासों में अधिकांश स्त्री पात्रों को बिल्कुल स्त्री सशक्तिकरण के लिए सही उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। और एक को मैं उपन्यास का जो संक्षेप में मैं लेना चाहता हूँ, टिकरे की मंगनी में लेखिका नासिरा शर्मा के महरूप की संघर्ष यात्रा का चित्र किया। महरूप ने गांव की औरतों का दिल जीत लिया था। वो कमजोर बच्चों को शाम को घर में बुलाकर पढ़ा। महरूप के सामने जिंदगी की सिर्फ एक मंजिल थी, वो थी स्कूल। अलका यह आत्मसमर्पण देखकर डॉक्टर विमल कहती हैं, मेरा विश्वास है कि तुम जरूर कोई ऐसी महान आत्मा हो जो बिरले ही धरती पर जन्म लेती हो। क्योंकि हर जगह से वो प्रताड़ित होने के बावजूद मतलब इनको लूट लिया है, उनको तो नुकसान किया, इसके बावजूद भी वो सार्वजनिक भूमिका में स्व को अर्जित करने के लिए स्त्री को संघर्ष के जिस कठिन रास्ते पे चलना पड़ता है वो पूर्ण रूप से महरूप के माध्यम से हमें दर्शाया गया है। इस प्रकार अलग अलग उपन्यासों में मैं इसलिए इस संपूर्ण आधुनिक हिंदी उपन्यास स्त्री सशक्तिकरण का संबंध और आधुनिक हिंदी उपन्यासों के संदर्भ में मैंने 5 अलग अलग विषयों को ध्यान में रखकर स्त्री शोषण, संघर्षशील स्त्री और परंपरागत आचार संहिताओं को खिलाफ या चुनौती और सार्वजनिक भूमिका में स्त्री और स्त्री भाषा, इस प्रकार मैंने अभी तक आपके सामने ये प्रस्तुत करने के लिए कोशिश किया। क्योंकि विभिन्न हिंदी उपन्यासों में चित्रित पात्रों के माध्यम से लेखिकाओं ने जिस प्रकार स्त्री सशक्तिकरण के लिए सही, सफलतापूर्वक और पॉजिटिव मतलब सकारात्मक स्त्री पात्रों के माध्यम से स्त्री सशक्तिकरण के लिए अपना योगदान दिया है। और इसके लिए मैं अंत में इस समाप्त करने के पहले भी मैं मैत्रेयी पुष्पा के जो शब्दों के द्वारा मैं समाप्त करना चाहता हूं। आने वाली सदी की मांग है कि पुरुष मानसिकता में परिवर्तन आए और वो बेझिझक किसी भी आशंका और असुरक्षा से मुक्त होकर आती हुई स्त्री का स्वागत करें। मेरे विचार से यह सदी स्त्री के अस्तित्व की थी, अगली शताब्दी उसके व्यक्तित्व की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक मुझको सुना है और यह जो मौका दिया है इसके लिए मैं सबसे पहले डॉक्टर के नीरजा जी और उषा रानी जी और दोनों महिला महाविद्यालयों के प्राचार्यगण, खासकर जो टेक्निकल सपोर्ट दिया है उनको, और उन सबसे ज्यादा जो प्रतिभागी हैं, लगभग देश विदेशों से अलग अलग प्रतिभागियों, इसमें बहुत लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं। आप सब लोग मुझको सुनने आए हैं। मैं अपनी ओर से मैं जो जानता हूं, मैंने जो अध्ययन किया, जो पढ़ा था, आपके साथ साझा करने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रयत्न किया। मैं तो अपना जो काम किया, और इसके साथ साथ मैं आपको एक बताना चाहता हूं, मैं लगभग हिंदी साहित्य और भाषा से संबंधित विभिन्न विषयों को एक साथ जो भी, क्योंकि आप सब जानते हैं आप पूरा डिजिटल हो गए हैं, आजकल ऑनलाइन में सब कुछ मिलता है, तो इसीलिए मैं ऑनलाइन हिंदी भाषा और साहित्य से संबंधित विभिन्न विषयों की जानकारी, मैं अभी तो प्रयास शुरू किया था, डॉक्टर नारायण राजू blogspot.com में आप चेक कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और डॉक्टर प्रोफेसर SVSS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप हिंदी भाषा और साहित्य से संबंधित विभिन्न विषयों की जानकारी आप ले सकते हैं। बस ये दोनों जानकारी आपको देना चाहता हूं। आप अपने मित्रों को भी परिचय कराइए। डॉक्टर नारायण राजू blogspot.com ब्लॉग में भी देख सकते हैं, या प्रोफेसर.svss नारायण राजू यूट्यूब चैनल में भी आप हिंदी भाषा और साहित्य से संबंधित विभिन्न विषयों की जानकारी अभी मैं अपलोडिंग करना शुरू किया, अब आगे भी मैं करता रहूंगा। अब आप सबको मैं पुनः धन्यवाद अदा करता हूं। सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण राजू जी। मैं चैट बॉक्स में
देखा तो सब जगह, चाहे वह YouTube हो, चाहे वह Zoom हो, सभी जगह आपके व्याख्यान का बहुत बहुत प्रशंसा हो रही है। आपने पौराणिक संदर्भ से लेकर आज के नारी संदर्भ तक जो व्याख्या किया है, बहुत ही सार्थक रहा है। मैं जो चार्ट बॉक्स में देखा था, 2-1 क्वेश्चन मुझे दिखाई पड़ा है, मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। कविता कुमारी जी एक क्वेश्चन, ये प्रश्न पूछ रही है, महिलाओं को समाज में उसका सही स्थान दिलाने के लिए आपके राय में क्या सही होगा? देखिए, कोई एक बात मैं बता देता हूँ, कोई भी चीज कोई भी नहीं देता है, हमें लेना है। ये बात सत्य है, क्योंकि इस समाज किसी को कुछ नहीं देता है, हमें लेना है। अगर हमें स्वतंत्र रहना है तो खुद मेहनत करना है, खुद लेना है। कभी भी स्त्री के लिए स्वातंत्र पुरुष कभी भी नहीं देता है। पुरुष स्त्री अपने आप लेना है, पुरुष पे क्यों डिपेंडेंट रहे, खुद दे। इसीलिए इतने मैंने पात्रों को, जैसे द्रौपदी से लेकर कदमबाई तक मैंने विभिन्न पात्रों की जो दिखाया, ये सारे पात्र चाहे शोषित होने के बावजूद भी, संघर्षशील होने के बावजूद भी, अंत में वो सफल सिद्ध इसलिए हुआ है कि खुद बिना किसी सहायता से, मतलब अन्यों पर बिल्कुल डिपेंड ना होकर, अन्यों पर आधारित ना होकर, खुद जो तय करते हैं, खुद जो मेहनत करते हैं, खुद अपने आप को साबित करने के लिए जितने भी कष्ट आए, डटे रहें और आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़े। हमारे परम प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, यह आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर स्त्री की भी आवश्यकता है। अब हम खुद मेहनत करें, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, कोई भेदभाव नहीं है। स्त्री भी अगर अपनी स्वतंत्रता से रहना है तो खुद आत्मनिर्भर होके आगे बढ़ना है, किसी पर डिपेंड मत होना। ये मेरा विचार है। जी सर, आप ठीक कहा है। और हिंदी एलिमेंटरी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के प्राध्यापिका लक्ष्मी यहाँ प्रश्न पूछ रही हैं कि आज आधुनिकता के दौड़ में स्त्री अपनी वजूद, अपनी जमीन खुद बना पा रही है? बिल्कुल, इतने उदाहरण हैं। अरे खुद आज खुद वेबिनार कौन चला रही? डॉक्टर नीरजा और उषा रानी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो अच्छे तरीके से जो वक्तव्य दिया है, उनके लिए मैं आभार प्रकट करती हूँ। आभारी प्रकट करने के लिए उषा रानी जी हाँ आएगी। उषा रानी जी, उषा रानी जी। हाँ मैडम, धन्यवाद मैडम।